हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 2 लेकर आई हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट 1 मैंने करवा दिया था, अब 2 की बारी है। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करते हैं ताकि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही काम आए आप सभी के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यहाँ मैं आपको प्रश्न बताऊंगी और तो उत्तर बताऊंगी, और बाकी ऑप्शंस जो है मैं रीड नहीं करूंगी क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रशासन कोड नहीं मान निगम अनुशासन। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास जी। अगला है, देखी गरद हित साहिबी दिल्ली नगर मसान छिंटी बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। तो ये पंक्तियाँ रसखान कृत किस काव्य की है? तो ये पंक्ति तो रसखान की है, पहली चीज़ आपको पता चल गई। और उस रसखान की कौन से काव्य की है? तो ये प्रेम वाटिका की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रस सारांश के रचयिता कौन है? तो रस सारांश के रचयिता है भिखारी दास। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ इनमें से किसका नाम था? तो वैद्यनाथ नाम है नागार्जुन का। अगला है, फ्रायड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं? तो फ्रायड ने जो है मन के 3 भाग जो है वो स्वीकार किए हैं। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है, यह किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन की बात जो है कही गई है। साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है। तो ये कथन सही है। दूसरा है, इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों से सत्य खोजा जाता है, ये भी बात सही है। अगला है, साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य गढ़ा जाता है। तो ये भी कथन सही है। अगला है, इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल दिया जाता है। तो ये कथन जो है गलत है। 8वें का डी ऑप्शन है। अगला है, रेहन पर रघु उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मंजूर एहतेशाम का है? तो इसमें से सूखा बरगद जो है मंजूर एहतेशाम का है। अगला है, नींद रात भर क्यों नहीं आती एकांकी के एकांकीकार है? तो इसके एकांकीकार है सुरेंद्र वर्मा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर भी हमसे असत्य कथन का प्रश्न पूछा गया है। तो एक साहित्यिक की डायरी मुक्ति बोध का निबंध संग्रह है, सही है। अगला है, भ्रमरानंद के पत्र विद्यानिवास का निबंध संग्रह है। तो ये भी कथन सही है। कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो ये गलत है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। अगला है, माटी हो गई सोना निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। भट्टनायक के भुक्तिवाद मूल आधार है। तो जो भुक्तिवाद का आधार है वो क्या है? सांख्य दर्शन। अगला है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें से क्या उत्तर है? सॉरी बीच में तबीयत बहुत ख़राब थी, गला मैंने बताया था आपको ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी 1 वीक नहीं बना पाई। तो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है।
तो बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगला है कि अब यहाँ पे देखिए सुबरन को ढूंढत फिरत, तो एक सुबरन यानी ये स्वर्ण जो है सबकी परिभाषा यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे एक ही शब्द पर जब अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? श्लेष अलंकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता यह अन्य शुक कौन है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे क्या हुआ है? उसको भ्रम हुआ है, तो क्या हो गया अलंकार? भ्रांतिमान अलंकार। अगला है 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? तो ये क्या है? ये गद्य रचना है। अगला है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरण के रूप का विवेचन किसने किया है? तो ये क्या है? हेमचंद्र ने। निम्नलिखित में से इनमें से व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो व्याख्यात्मक समीक्षा किसने की है? टी.एस. एलियट ने की है। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वो थे स्पिनगार्ड, नई समीक्षा के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। अगला है, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये मिलता है हमें अनुच्छेद 351 में। अगला है, इनमें से किस विद्वान ने पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया है? तो अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया है कामता प्रसाद गुरु ने। तो देखिए यहाँ पे इस देवनागरी लिपि से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार का प्रश्न जो है हमसे पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन किया है? तो इसमें से चार्ल्स इलियट के द्वारा जो प्रकाशन किया है वो है आला खंड का। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो ये बात उन्होंने परमाल रासों के विषय में कही थी कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये प्रश्न पत्र जो है वो पुराना है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसको करंट में कौन है इसको देख लीजिएगा। इसके हिसाब से जो उत्तर है वो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो चलिए हमारा प्रश्न था कि साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये प्रश्न पत्र पुराना है तो इसके हिसाब से ये उत्तर है, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो देखिए 2023 चल रहा है, तो 2023 में जो इसके अध्यक्ष बने हैं नाम देख लीजिएगा, माधव कौशिक, ये इसके अध्यक्ष बने हैं अप्रैल में। अगर आप देखिए कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, माधव कौशिक जो है वो क्या है? अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष 2023 में अप्रैल में ही ये नियुक्त हुए हैं। और उपाध्यक्ष के रूप में हैं प्रोफेसर कुमुद शर्मा। अगर उपाध्यक्ष से प्रश्न आता है तो ये कुमुद शर्मा जो है वो उपाध्यक्ष है, और अध्यक्ष जो है वो हमारे हो गए माधव कौशिक। ये 2023 की बात है। और वहीं पे 2022 में देखिए जब आप सर्च करेंगे तो भी सब जगह अपडेट नहीं हुआ है चीज़ों को, तो ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि 2022 में जो इसके अध्यक्ष थे वो थे चंद्रशेखर कंबारा। तो मैं मुँह से भी बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे राइटिंग थोड़ी इस पे लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए 2022 में
चंद्रशेखर कंबारा थे 2022 तक के लिए नियुक्त। क्योंकि ये 2023 है तो 2023 में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है माधव कौशिक। तो ये याद रखिएगा, ये अप्रैल में ही नियुक्त हुए हैं। तो चलिए ये आपको जानकारी मैंने दे दी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है? तो इसका उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में जो है छापा था? तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे वो सरस्वती पत्रिका में किस नाम से छापते थे? तो इसका सही उत्तर है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। अगला है, निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और नृत्य के भी। तो ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। अगला है, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचना को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसमें से जो है भारत भारती को अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अगला है, नासिरा शर्मा के किस उपन्यास में मुहाजिरों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जिंदा मुहावरे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, कौन सी विशेषता किस रचना को संस्मरण बना देती है? तो संस्मरण के लिए क्या विशेषता है? विवरणात्मक एवं आत्मपरकता। अगला है, नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन है? तो इसके जो संपादक हैं वो है रविंद्र कालिया। अब वर्तमान की बात की है तो आप ये चेक कर लेना कि वर्तमान में इसके कौन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता। देखिए इस प्रश्न से एक और चीज़ ये पता चलती है कि आपको वर्तमान संपादकों या फिर वर्तमान में जो है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कौन सी पत्रिका आप पढ़ रहे हैं और उसके वर्तमान में कौन से संपादक है, तो एक बार इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। पहले संपादक कौन थे और हाल में कौन है वो चीज़ें देख लीजिएगा। अगला है, डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1953 ईस्वी में। अगला है, पद्मावत की रचना किस मुसलमान बादशाह के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र का है? तो इनमें से जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र का है। शिकंजे का दर्द किसकी आत्मकथा है? तो ये सुशीला टाकभरे की रचना है। अगला है, अबलो नसानी अब न नसीहो, ये पंक्ति जो है किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये विनय पत्रिका की है। अगला है, ऐतिहासिक समीक्षा की दूसरी पद्धति का विकास समाज के संदर्भ में हुआ है, इस कथन का जो आधार है वो क्या है? तो वो है नव मानवतावाद। आगे प्रश्न है, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का जो है अनुक्रम पूछा गया है। तो इसका सबसे पहले जो आएगा वो है काव्य अलंकार, फिर काव्यादर्श, फिर काव्य प्रकाश और फिर है ध्वन्यालोक लोचन। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले आएगा तार सप्तक, फिर अंधा युग, फिर है काठ की घंटियां और फिर है संसद से सड़क तक। अब यहाँ पे कालक्रम अनुसार केशवदास की रचनाओं का जो है क्रम पूछा गया है। तो केशवदास की सबसे पहली रचना में आती है रसिक प्रिया, फिर रामचंद्रिका, फिर विज्ञान गीता और फिर है जहांगीर जस चंद्रिका। और फिर हमारा अगला प्रश्न है, स्थापना काल के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं का अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो है नागरी प्रचारणी सभा, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा परिषद और फिर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। फिर अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित उपन्यासों के आधार पर निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले रुकोगी नहीं राधिका, फिर आपका बंटी, फिर चाक और फिर आवा। चलिए आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को लेते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट जो है बाकी के प्रश्न ले लूँगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।